सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बैलेंस शीट से है। आज हम लोग बैलेंस शीट के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हम किसी फर्म में काम करते हैं तो वहां पर बैलेंस शीट तैयार करना होता है, और ये कैसे तैयार होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वैसे तो बैलेंस शीट किसी भी सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिक तैयार हो जाता है, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कैसे तैयार किया जाता है, ताकि करके इंटरव्यू में अगर हमसे इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम उसका सिंपल वे में रिप्लाई कर सके। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक अब जरूर देखते रहें। इसी तरीके से अगर आप अकाउंट्स, टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल और बहुत सारी चीजें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर भी जरूर क्लिक करें ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। और दोस्तों, अगर आपको फ्री में अगर आपको अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। आप वहां पर से जाकर के आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट आप खुलवा सकते हैं और ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस। जैसा कि आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस का दो ही साइड होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। और इसका जो जोड़ जो होता है नीचे का, वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका एक पहचान है कि आपका ट्रायल बैलेंस का डेबिट एंड क्रेडिट आपका दोनों इक्वल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई ना कोई गलतियां है, उसे आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा तो ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे इसी से हमको बनाना है ट्रेडिंग। ऊपर का हिस्सा ट्रेडिंग होता है और नीचे का जो भाग होता है वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होता है। और इसके बाद हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। तो दोस्तों, काम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस आखिर बना कैसे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस से सबसे पहले तैयार तो नहीं होता, ये भी किसी से तैयार होता है। इसके लिए हम लोग थोड़ा सा बेसिक पे ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहला जो हमारा बुक में जो काम होता है वो काम होता है जर्नल एंट्री, जो कि आप टैली में या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है आप उस पर करते हो। हम लोग उसे वॉचर एंट्री भी कहते हैं। तो सबसे पहला काम हमारे बुक में क्या होता है, जर्नल एंट्री का काम होता है। और जर्नल एंट्री करने के लिए भी आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि बिना उसके आप एक भी जर्नल एंट्री पास नहीं कर पाओगे। भले आप किसी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट कर लेते हो, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने कहा, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में कि किसी एंट्री को आप जो करते हो इसमें कौन सा आइटम डेबिट होगा, कौन सा आइटम क्रेडिट होगा, या ये जो एंट्री हुई है आपने किस रूल और सिद्धांत के मुताबिक आपने किया है, और ये कौन सा अकाउंट है। तो ये सारा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। इसलिए आपको बैलेंस शीट बनाना तो सीखना ही है, लेकिन साथ साथ आपको इसका जो पीछे का जितना भी बेसिक है उस पर भी फोकस करना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो सके। देखिए, तो इसके लिए आपको तीन चीजों को पढ़ना है अगर आप अच्छी तरीके से जर्नल एंट्री या आप वॉचर एंट्री को पास करना चाहते हो। सबसे पहला क्या भाई, टाइप्स ऑफ अकाउंट, खाता क्या है, ये कितने तरह का होता है। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है गोल्डन रूल्स, जिसे हम लोग ट्रेडिंग अप्रोच भी कहते हैं। उसके बाद आपका है मॉडर्न अप्रोच। ये दो में से कोई एक रूल को आप पढ़ लो या फिर दोनों पढ़ लो तो और भी अच्छी बात है। तो देखो, इसके लिए मैंने बैक में जब आप जाओगे तो मैंने बेसिक के ऊपर काफी सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं, तो पूरा डिटेल में जानकारी लेने के लिए आप इनके बारे में वो हमारा वीडियो देख सकते हो। तो चलिए, सबसे पहला काम तो हो गया हमारा जर्नल का। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि जर्नल के बाद जो बनाया जाता है वो लेजर, क्योंकि जो आप डे टू डे आप लेन देन का आप इसमें लेखा करोगे उसी से बनाया जाता है लेजर। और लेजर जो होता है उसमें क्या होता है कि हर एक का बैलेंस निकाला जाता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद लेजर से ही तैयार किया जाता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस में क्या पहुंचता है, जो लेजर का जो भी बैलेंस निकलता है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, हर एक अकाउंट का वही पहुंचता है आपका ट्रायल बैलेंस में। उसके बाद क्या होता है भाई, फाइनल अकाउंट तैयार किया जाता है जिसे हम लोग बैलेंस शीट बोल रहे हैं।
अंतिम खाता, उसके बाद कोई खाता तैयार नहीं होता है। अब देखिए फाइनल अकाउंट में तीन चीज को बनाया जाता है। सबसे पहला हो गया ट्रेडिंग। अगर यहां पर आप अगर माल बेचते हो, यानी कि माल का व्यापार करते हो, गुड्स खरीदते हो और प्रॉफिट लेके बेच देते हो, तो वहां पर आप क्या बनाओगे? ट्रेडिंग अकाउंट। मैं आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूं, लेकिन हर कोई माल तो नहीं बेचता है, कोई सर्विस भी देता है, तो वो क्या बनाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो यहां पर फाइनल अकाउंट में और दूसरा चीज क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर में अगर आप आते हैं तो फिर आपको इस दोनों की जगह पर क्या बनाना पड़ेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए, उसके बाद बैलेंस शीट तो हर एक को बनाना है, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी में आए या फिर आपका सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में आए। तो ये इतनी सारी बातें हैं, ये आपको यहां तक आने के लिए आपको पूरा पीछे से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा ट्रायल बैलेंस है, डेबिट एंड क्रेडिट, इसमें कौन कौन से आइटम होते हैं। अगर हम इसे समझ गए तो फिर हमें फाइनल अकाउंट बनाना कोई भारी काम नहीं होता है। देखिए, मोटी मोटी मैं बात आपको मैं बताता हूं कि सबसे पहले आपको एसेट्स को समझना है, उसके बाद आपको एक्सपेंस को समझना है, उसके बाद आपको इनकम, और उसके बाद लास्ट आपका है लायबिलिटी। सबसे पहला है एसेट्स। और एसेट्स भैया हम लोग किसे कहते हैं? जो भी कंपनी का संपत्ति है जिसका के मकसद बेचना नहीं है, कंपनी के वैल्यू को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि बिना एसेट्स का आपकी कंपनी चल नहीं सकती। ठीक है? उसके बाद है होता है आपका एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है भाई? खर्चा। डे टू डे हमारे कंपनी में जो भी खर्चा होता है वो होता है। अब देखिए, अब आपका जो एसेट्स जो होता है उसका हमेशा डेबिट बैलेंस निकलेगा, क्योंकि एसेट जब हम लोग खरीदते हैं वो हमेशा डीआर साइड में आता है। तो देखिए, एसेट्स क्या होता है? संपत्ति होता है। संपत्ति का हमेशा हमारे बुक में डेबिट बैलेंस ही निकलता है, जिसका जो बैलेंस निकलेगा ट्रायल बैलेंस में वही जाएगा। ठीक है? उसके बाद आपका क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस का भी हमेशा हमारे बुक में क्या निकलता है? डेबिट बैलेंस। जब आप लेजर बनाओगे उसका हमेशा डीआर बैलेंस आएगा, और जिसका जो बैलेंस निकलेगा ट्रायल बैलेंस में वही जाएगा। तो इसका माने एसेट्स और एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस निकलता है? डेबिट। तो वो आपको ट्रायल बैलेंस के डीआर में ही दिखेगा। उसके बाद आता है आपका इनकम। ठीक है? अब देखिए, इनकम जो होता है इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस निकलता है, यानी कि आपको हमेशा सीआर साइड में दिखेगा। तो जब ये सीआर साइड में दिखेगा तो ट्रायल बैलेंस को आपको कहां शो करेगा? सीआर साइड में ही। उसके बाद लायबिलिटी, यानी कि जो भी कंपनी के ऊपर कर्जा हो जाता है हम लोग उसे लायबिलिटी कहते हैं। जैसे आपको लोन वगैरह लेते हो ना, कैपिटल वगैरह क्या है? बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है। तो ये आपको ट्रायल बैलेंस में कहां दिखेगा? सीआर में। क्यों? क्योंकि जब हम इसका लेजर बनाएंगे ऑल लायबिलिटी का, उसका हमेशा हमारे बुक में क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। तो ये तो कुछ मोटी बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं ट्रायल बैलेंस में। देखिए, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। आप कोई भी क्वेश्चन आप 10+2 का आप उठा करके देखो, या फिर अब अपने टैली में देखो जो कि आप काम कर रहे हो, आपका सारा एसेट आपको डीआर साइड में दिखेगा, सारा एक्सपेंस भी आपको डीआर साइड में दिखेगा, और सारा इनकम भी आपका सीआर साइड में दिखेगा, और सारा लायबिलिटी भी आपको सीआर साइड में दिखेगा। अच्छा, अब जैसे कि हम लोग अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये देखिए, अब आपको इसको बनाने से पहले यहां पर भी कुछ चीजों को समझना है कि आपका ट्रेडिंग में कौन सा आइटम जाता है और आपका पीएनएल में कौन सा आइटम जाता है। देखिए, ये आपका डीआर है और ये आपका सीआर साइड है। तो हम लोग पहले बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस के लिए और डायरेक्ट इनकम के लिए। इसका माने कि ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर में आपका सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाने वाला है। ट्रेडिंग अप्रोच क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो एक्सपेंस होगा ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा। तो कौन सा एक्सपेंस? आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इससे यह पता चला कि आपका एक्सपेंस भी दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? दो तरह का। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। जितने भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे वो आपका ट्रेडिंग के डीआर में जाएगा, और जो बच गया इनडायरेक्ट आपका कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में। अब आप ये पूछोगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या अंतर है, हम इसे कैसे पहचानेंगे? तो आपको टेंशन नहीं लेना, बस वीडियो को स्किप ना करें, मैं बहुत चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसे कहते हैं जो कि आपका रिलेटेड टू परचेज होता है, रिलेटेड टू प्रोडक्शन होता है, रिलेटेड टू फैक्ट्री, या फिर रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो इसका माने जो भी खर्चा डायरेक्ट माल से रिलेटेड हो, माल
के क्रय पर किया गया हो वो सारा का सारा आपका खर्चा क्या होता है, डायरेक्ट। इसके अलावा जो बच गया वो इनडायरेक्ट हो गया। तो चलिए इनडायरेक्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि आपका सेल के ऊपर खर्चा किया गया हो, मार्केटिंग के ऊपर किया गया हो, लीगल एक्सपेंसेस हो, ऑफिस का खर्चा हो, तो जो कि रिलेटेड टू परचेज नहीं है, रिलेटेड टू सेल है, तो वो क्या हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। और वो कहा जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डीआर में। ये तो बात हो गई भैया डीआर का। अब आते हम लोग सीआर में। तो क्या होगा, जितना भी हमारा जो डायरेक्ट इनकम है वो चला जाएगा ट्रेडिंग के सीआर में। और डायरेक्ट इनकम किसको कहते हैं, किसी भी कंपनी को जो डायरेक्टली, जो उसका मेन जो सोर्स होता है कमाने का, जो मेन सोर्स होता है वो हमारा डायरेक्ट इनकम कहलाता है। जैसे कि कोई माल का व्यापारी है, माल बेचेगा सेल, तो सेल उसके लिए क्या हो जाएगा, डायरेक्ट इनकम हो जाएगा। अब जैसे कि मैं हूं सर्विस प्रोवाइडर, मैं माल तो नहीं बेचता हूं ना, मैं सर्विस देता हूं, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, तो ट्यूशन फी हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो डायरेक्ट इनकम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो वो क्या कहा जाएगा भाई, ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा। उसके अलावा अगर मुझे अपने मेन सोर्स के अलावा हमें और कहीं से अगर इनकम होता है तो वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के सीआर में, क्योंकि वो भी इनकम है, ट्रायल बैलेंस के सीआर में दिखेगा। और इसके पोस्टिंग कहां होगी, पीएनएल में, सीआर में। जैसे कि आपको कभी कभी बैंक से इंटरेस्ट मिल जाता है, हमारा एफडी किया हुआ है उस पर भी इंटरेस्ट मिल जाता है, म्यूचुअल फंड में है, हमने पैसा कहीं पर इन्वेस्ट किया है, उससे जो इंटरेस्ट आता है वो हमारा कहां चला जाएगा, पीएनएल के सीआर में, क्योंकि वो हमारा कमाने का मेन सोर्स नहीं है। इसी तरीके से जितने भी आपके इनकम होंगे वो आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। अब देखिए इसमें डीआर सीआर तो नहीं होता है, एक होता है लायबिलिटी साइड और एक होता है एसेट साइड, ठीक है। तो आपका जितने भी आपके ट्रायल बैलेंस में आपका लायबिलिटी होगा उसकी पोस्टिंग आपके बैलेंस शीट के कौन से साइड में होगा, लायबिलिटी साइड में, ठीक है। और उसके बाद हमारा जितना भी एसेट्स होगा, और मोटे तौर पे आपका एसेट्स दो तरह का होता है, एक होता है करंट, एक होता है फिक्स्ड। तो उसकी जो पोस्टिंग होगी बैलेंस शीट में कहां होगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में, है ना, सिंपल। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपसे इंटरव्यू में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टैली सीख लोगे या जो भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है वो सीख लोगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है ना। इसी से आपसे क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि लायबिलिटी कितने तरह का होता है। अब आप सोचोगे कि एसेट्स दो तरह का होता है तो लायबिलिटी भी दो तरह का होगा, तो नहीं, लायबिलिटी आपका दो तरह का नहीं होता है। लायबिलिटी ऑलवेज आपका करंट लायबिलिटी ही होता है, क्योंकि फिक्स्ड नेचर का कोई लायबिलिटी नहीं होता। अरे भाई जिससे हमने कर्जा लिया है तो क्या उसे कभी नहीं देना, तो नहीं, उसे हमें देना है, इसलिए लायबिलिटी आपका करंट ही होता है। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान पूछे जा सकते हैं कि कैपिटल से कौन कौन आइटम लेस होता है। सबसे पहला आपका लिस्ट क्या होगा, ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स जो होता है वो प्रोप्राइटर का अपना पर्सनल एक्सपेंस होता है, तो उसे हम कहीं पर पोस्टिंग नहीं कर सकते, वो उसके हमें क्या करना है, डायरेक्टली कैपिटल से लेस करना है। उसके अलावा क्या होता है, अगर आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है सेल्फ के लिए, जैसे कि कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म है, अगर उसने अपना बीमा कराया हुआ है तो फिर उसे क्या करना पड़ेगा, उसे भी कैपिटल से लेस करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे कि इनकम टैक्स है, आप जो अपने नेट प्रॉफिट पे जो टैक्स पे करोगे वो भी आपका क्या होगा, कैपिटल से लेस होगा। कुछ और भी इस तरह की चीजें हैं, अगर याद आया तो मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। जब इतना कुछ समझ गए उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे, तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब जैसे कि देखिए यहां पर ओपनिंग स्टॉक है। अब जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, आपको पता है कि ट्रेडिंग जो बनाया जाता है वो आपके रिलेटेड टू परचेज एंड सेल के लिए बनाया जाता है, और उससे जो निकाला जाता है वो ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ कुछ आइटम का जो जगह होता है वो फिक्स होता है। यहां पर आपका सबसे पहले जाएगा ओपनिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका सीआर हो जाएगा। जो माल बच जाता है वो कहां जाता है, ट्रेडिंग के सीआर में। तो यहां पर सबसे पहले आपका क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। तो आपको सिंपली यहां पर आपको ओपनिंग स्टॉक आपको यहां पर से ले लेना है। तो मैंने यहां पर इसे बनाने के लिए एक्सेल का सहारा लिया, आप इसे कॉपी पर भी बना सकते हो इजीली वे में, है ना। तो यहां पर आपका ओपनिंग स्टॉक है, तो यहां पर हम लोग आएंगे और ओपनिंग स्टॉक को इस तरीके से हम लोग लिंक कर देंगे। अगर आप एक्सेल पे बना रहे हो
ठीक है। और बनाने का सही तरीका क्या है, 1 बाय 1 करके हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे। ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग का जो आइटम है उसे उठाते हैं, पीएनएल का आइटम उसके बाद उठाए, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको 1 बाय 1 करके उसमें पोस्टिंग करना है, तो इससे आपको आसानी होगी। तो ओपनिंग स्टॉक का तो काम हो गया। अब ये देखिए जैसे कैपिटल सीआर में है, तो कैपिटल बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है, तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो आप यहां आइए, ये हमारा कैपिटल है। अब आपको पता है कि कैपिटल से अभी कोई भी आइटम लेस हो सकता है, तो आपको डायरेक्टली मेन कॉलम में पुटअप नहीं करना है, आपको जो इनर कॉलम है आपको उसमें पुटअप करना है। तो यहां पर इक्वल टू मारिएगा और उसके बाद आपको सीधा यहां चले आना है और ये 21,000 पे आपको क्लिक कर देना है, इंटर प्रेस कर देना है, तो ये यहां पर एक्सेल में ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है परचेज है। अब देखिए परचेज हमारा डीआर में है, और परचेज को जो यहां पर हम लोग कंसीडर करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के तौर पे, तो ये कहां चला जाएगा, ट्रेडिंग के डीआर में। चलिए यहां पर आपको टाइप कर देना है परचेज अकाउंट। जो किताब में जब आप देखोगे तो यहां पर जो वर्ड यूज होता है डीआर के लिए टू और सीआर के लिए बाय, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैसा कोई इशू नहीं है। तो यहां पर मैं शॉर्ट में बना रहा हूं। अब परचेज में हम लोग डायरेक्ट यहां पर नहीं बैठाएंगे मेन कॉलम में, क्योंकि परचेज से अगर कोई परचेज रिटर्न होगा तो भाई वो तो परचेज से लेस ही होगा ना, तो यहां पर भी हम लोग वैसे ही करेंगे, यहां पर आएंगे और परचेज को हम लोग ले लेंगे। ठीक है। उसके बाद देखिए जो हमारा है, अब ये रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जैसे कि आप जानते हो कि परचेज आपका डीआर में दिखेगा, तो परचेज रिटर्न कहां दिखेगा, आपके सीआर में, और सेल कहां दिखेगा, आपको सीआर में, और सेल्स रिटर्न उसका अपोजिट कहां दिखेगा, डीआर में। तो ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये आपका सेल्स रिटर्न है, क्योंकि आप जब सेल्स रिटर्न का लेजर बनाओगे उसका जो बैलेंस निकलेगा डेबिट, तो ये जो आपका हुआ सेल्स रिटर्न, इसका माने ये सेल से लेस होगा। ठीक है। तो हम लोग इसे क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट का जो सेल होगा हम उससे घटा देंगे। तो यहां पर आइए, अब जैसे कि पहला जो कॉलम है वो सेल के लिए, दूसरा कॉलम किसके लिए है, सेल से रिटर्न के लिए, तो यहां पर आप लिख सकते हैं रिटर्न इनवर्ड। ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने कहा डायरेक्ट यहां नहीं बैठाना, अभी ये क्या होगा, सेल से लेस होगा, तो हम लोग यहां आएंगे और ये रिटर्न इनवर्ड को ले लेगा 320 टका। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्या, अब देखिए यहां पर क्या रिटर्न ऑडवर्ड है, तो ये क्या परचेज रिटर्न है, क्योंकि परचेज का डेबिट बैलेंस और परचेज रिटर्न का उल्टा निकलेगा क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि भाई अकाउंट्स में जो माइनस प्लस होता है वो डेबिट एंड क्रेडिट से होता है। ये मैथ्स तो नहीं है ना कि हम क्या करेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 1, यहां पर डेबिट एंड क्रेडिट के थ्रू आपको माइनस प्लस करना होता है। तो आपको जो चीज माइनस करना है अब उसी को रिवर्स कर दो तो माइनस हो जाएगा। तो यहां पर आपका ये जो है रिटर्न ऑडवर्ड, ये आपका परचेज रिटर्न है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, यहां पर आएंगे, यहां पर लिखेंगे लेस और उसके बाद यहां दे देंगे परचेज रिटर्न या रिटर्न ऑडवर्ड। यहां पर इक्वल टू प्रेस कीजिए और यहां पर ले लीजिए 360 टका। ठीक है। अब यहां पर तो हमारा काम हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग मेन कॉलम आएंगे, इक्वल टू मारेंगे 11,920 माइनस 360, तो हमारा इसका काम खत्म हो गया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, सेल्स है। तो सेल हमारा कहां जाएगा, ट्रेडिंग के सीआर में जाएगा। तो आइए यहां पर आइए और यहां पर सेल को लीजिए। यहां पर सेल हमारा कितना है भाई, यहां पर आ करके यहां पर ये इसे ले लीजिए। ठीक है। अब यहां मेन कॉलम आइएगा, इक्वल टू प्रेस कीजिएगा 30,480 माइनस 320, इसका भी काम खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कैरेज ऑन परचेज। अब देखिए ये एक्सपेंस है, तो किसके ऊपर एक्सपेंस किया भाई, परचेज के ऊपर, तो क्या हो गया, रिलेटेड टू परचेज हो गया ना, तो ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये चला जाएगा ट्रेडिंग के डीआर साइड में। यहां पर आइए, यहां पर वो लेजर का नाम लिखिए, इक्वल टू प्रेस कीजिए और यहां पर ले लीजिए 1120 रुपया, काम खत्म। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या, कैरेज ऑन सेल, ये भी एक्सपेंस ही है, लेकिन ये कहां चला जाएगा, पीएनएल के डीआर में, क्योंकि ये रिलेटेड टू सेल है, परचेज नहीं है। तो यहां पर से हम लोग आएंगे और यहां पर से आपको काम को शुरू करना है, क्योंकि ये ऊपर का हिस्सा आपका ट्रेडिंग हो गया, नीचे का हिस्सा पीएनएल हो गया, तो यहां पर से आप काम को शुरू कर सकते हैं। तो यहां पर आइए और यहां पर से इसे
लिंक कर दीजिए। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ड्राइंग्स। अब देखिए ड्राइंग्स क्या है, मालिक का पर्सनल खर्चा है ना। ड्राइंग किसे कहते हैं, जो कि मालिक का पर्सनल होता है। तो ये कैपिटल से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। आपको चले जाना है कहां भाई, सीधा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आइए, देखिए लेस ड्राइंग्स पहले से मैंने यहां पर बना के रखा है। उसके बाद इक्वल टू प्रेस कीजिए, यहां आइए और ले लीजिए ड्राइंग्स। हो गया, इंटर मारिए। ठीक है, उसके बाद देखिए रेंट है। अब यहां पर आपका रेंट नहीं दिया हुआ है कि ये फैक्ट्री का रेंट है या फिर ऑफिस का रेंट है। आप जहां पर प्रैक्टिकल वे में काम करोगे तो भैया वॉचर तो आप ही बनाओगे, चेक तो आप ही इशू करोगे, तो आपको पता रहेगा ना कि ये खर्चा कहां जा रहा है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। क्योंकि किताबों में बहुत सारी चीजें छुपी होती हैं, तो आप इसे डायरेक्ट भी कंसिडर करोगे तो भी सही होगा, इनडायरेक्ट भी कंसिडर करोगे तो भी सही होगा। मेरे हिसाब से भैया ये ऑफिस का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे पेनल के डीआर में दिखाएंगे। तो यहां पे आइए, प्रॉफिट एंड लॉस में यहां पर आएंगे और यहां पर हम लोग इसे पुट अप कर देंगे। इक्वल टू प्रेस कीजिए और यहां पर से ले लीजिए रेंट। हो गया। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, जनरल एक्सपेंसेस। ये भी हम इसे क्या मानेंगे, इनडायरेक्ट, क्योंकि जनरल जो एक्सपेंस होता है वो ऑफिस के लिए ही होता है। तो आप आइए पीएनएल में, यहां पे इक्वल टू प्रेस करेंगे और यहां पर ले लेंगे जनरल। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, कमीशन। अब देखिए कमीशन कहां भाई, सीआर में है। तो सीआर में है तो ये क्या होगा, हमारे लिए इनकम होगा। और कौन सा इनकम होगा, इनडायरेक्ट, क्योंकि डायरेक्ट इनकम जो है वो हमारा सेल है, क्योंकि हमारा जो कमाने का मेन जो सोर्स है वो सेल है। तो ये डायरेक्ट हो गया, इसके अलावा सब क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। तो हम लोग आएंगे, यहां पर आप आइए, यहां पर लीजिए कमीशन, यहां पर आपको इक्वल टू प्रेस करना है और यहां पे इसे लिंक कर दे रहा है। चलिए ये भी हमारा हो गया। उसके बाद देखिए बैंक बैलेंस। अब कहा है डीआर में, ट्रायल बैलेंस का डीआर में, तो डेबिट बैलेंस तो कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट्स में। यहाँ बैलेंस शीट में आइए, यहाँ पर एसेट्स कॉलम में आइए, यहाँ पर भी आप इसे लिंक कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या, कैश। कैश भी हमारा क्या एसेट्स है ना, जैसे कि बैंक भी हमारा एसेट्स, कैश भी हमारा एसेट्स। तो कौन सा एसेट्स, करंट एसेट्स। तो यहां पर आपको कैश को ले लेना है, इसे भी लिंक कर दीजिए। उसके बाद देखते हैं हमारा लोन, देखिए सीआर में है। अब सिर्फ लोन लिखा हुआ है, हम लोन किसी से भी ले सकते हैं ना, चाहे वो सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो। आपका लोन आपका लायबिलिटी है तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो यहां पर आप आइए, लायबिलिटी साइड में लोन को लीजिए और यहां पर से लोन को लिंक कर दीजिए। चलिए उसके बाद क्या है, सन्ड्री डेटर। अब देखिए यहां पर किताब में दिया हुआ है जैसे सन्ड्री डेटर, और डेटर हम लोग किसे कहते हैं भाई, जो कि मेरा उधारी कस्टमर है। हम जिस व्यक्ति या कंपनी को उधार में माल बेचते हैं या सर्विस देते हैं वो हमारा चलता फिरता संपत्ति है भाई, इसलिए हम लोग से क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। और डेटर को करंट एसेट्स में शुमार किया जाता है। यहां पर लिखा हुआ सन्ड्री डेटर्स। और जब प्रोफेशनल वे में जब आप किसी के यहां काम करोगे तो डेटर्स के अंदर में आपके कस्टमर का नाम होगा, है ना। तो ये आपका कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। तो यहां में आइए और 8000 को यहां पे पुटअप कीजिए। आप मैनुअली पुटअप कर सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए क्रेडिटर है। अब क्रेडिटर क्या हो गया, क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस के सीआर में है तो ये क्या हो गया, लायबिलिटी। तो क्यों लायबिलिटी, क्योंकि ये हमारा महाजन है। हमने उधार में किसी व्यक्ति या कंपनी से माल खरीदा है, हमें आज न कल तो पैसा वापस करना है, या टोपी पहना के तो नहीं भागना ना भाई। तो सन्ड्री क्रेडिटर जो होगा ये हमारा उधारी महाजन है, हमें आज न कल इसे पैसा चुकता करना है। जब आप कहीं पर आप काम करोगे इसके अंतर्गत आपका जितने भी महाजन है उसका नाम रहेगा। तो ये हमारे ऊपर क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया। जब लायबिलिटी हो तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। आप यहां पर आइए और इसे पुटअप कीजिए। चलिए इसको यहां से लिंक कर देते हैं, ये भी हमारा हो गया। अब उसके बाद देखिए बिल्डिंग। अरे भैया काम करने के लिए बिल्डिंग तो चाहिए ना, तो ये बिल्डिंग मेरा खुद का अपना है, उसे हमने अपने अकाउंट्स में दिखाया, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो। ठीक है, आपने उसमें शो कर दिया है तो बिल्डिंग क्या हो गया, हमारे लिए संपत्ति हो गया ना। तो ये कहां जाएगा, हमारे अकाउंट्स में बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। तो बैलेंस शीट में आइए और यहां पर से उसे लिंक कर दीजिए। चलिए ये भी हमारा उठ के आ गया। अब उसके बाद देखिए आपका मशीन है, फर्नीचर है, ये भी हमारा क्या है, एसेट्स है ना।
ये बिल्डिंग, मशीन और फर्नीचर, ये सारा का सारा हमारा फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड नेचर का है, ये सारा का सारा आपका बैलेंस शीट के एसेट्स में चला जाएगा। तो यहां पर से इसको एक ही साथ हम लोग कॉपी कर लेते हैं, यहां पर अमाउंट भी हम लोग बैठा देते हैं। चलिए उसके बाद आइए डिप्रिसिएशन। अब देखिए डिप्रिसिएशन क्या है भाई, जो कि मेरा जो फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे आपका बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, ये हमारा क्या है, ये फिक्स्ड नेचर का एसेट्स है। अब अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स रूल आपको अपने फिक्स्ड नेचर के संपत्ति पे हर एक साल 31 मार्च में आपको उसमें हरास लगाना है। हरास का माने क्या होता है, यानी कि जो वैल्यू अभी आपका यहाँ दिख रहा है, क्या आपका वो वैल्यू 16,000 ही रहेगा क्या? नहीं, हर एक चीज में गिरावट आती है कि नहीं। उसी तरीके से जो भी हमारा कंपनी में संपत्ति है उसके वैल्यू में भी गिरावट आएगी, और जितने से गिरावट आएगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, डिप्रिसिएशन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिप्रिसिएशन का क्या मीनिंग होता है, इस आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे। तो डिप्रिसिएशन ही एक ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन कैश एक्सपेंसेस है। क्या है? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये खर्चा दिखाने के लिए हमें किसी को पैसे नहीं देने होते हैं, क्या करने होते हैं, एसेट्स के वैल्यू को कम करना होता है। इसलिए आपका डिप्रिसिएशन क्या है, नॉन कैश एक्सपेंसेस है, जो कि फिक्स्ड नेचर के एसेट्स के वैल्यू को कम करता है। तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है कि सीए फर्म में बैलेंस शीट आपका किस तरीके से तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन से मार्च क्लोजिंग में एंट्री लेनी होती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिप्रिसिएशन लेंगे। तो डिप्रिसिएशन क्या है, हमारे लिए एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंसेस। तो ये हमारा कहां चला जाएगा, पीएनएल के डीआर में। तो यहां पर हम लोग उतना फिगर डाल देंगे। चलिए उसके बाद एक इंटरेस्ट है, डीआर में है ना, तो मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि ये रिलेटेड टू परचेज नहीं है। तो कहां जाएगा, पीएनएल के डीआर में। यहां पर आइए और 720 टका पीएनएल के डीआर में बैठाइए। चलिए ये भी हो गया। अब देखिए डिस्काउंट अलाउ, हमने डिस्काउंट को अलाउ किया, यानी हमने छोड़ दिया, क्योंकि जब कोई कस्टमर हमसे माल खरीदता है, हम उसको बेचते हैं ना भाई, तो हम लोग कभी कभी क्या होता है, हम लोग उसे डिस्काउंट भी दे देते हैं कि भाई अगर ड्यू डेट से पहले पैसा दोगे तो हम आपको छूट देंगे, इस तरह का हम लोग देते हैं ना। तो ये हमारा डिस्काउंट होता है। और जब डिस्काउंट होगा तो ये रिलेटेड टू सेल हो गया, तो कहा जाएगा, पीएनएल के डीआर में। तो यहां में आइए और यहां पे 80 टका बैठाइए। चलिए ये भी हो गया। हॉर्स एंड कार्ट्स भी क्या है, ये भी हमारा संपत्ति है, क्योंकि ये हमारे लाइव स्टॉक में आता है। तो ये कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में। अब बैलेंस शीट में आइए, यहां पर इसे बैठाइए, 1200 रुपया। चलिए ये भी हो गया। अब आइए सैलरी। अब देखिए सैलरी क्या होता है भाई, एक्सपेंस है ना, जो कि हमारा एम्प्लॉय होता है, हम उसे देते हैं। तो सैलरी जो होता है वो रिलेटेड टू ऑफिस होता है, जो ऑफिस का एम्प्लॉय होता है। उसी के नीचे देखोगे वेजेस, ये वेजेस क्या होता है, मजदूरी होता है। और मजदूरी किसको दिया जाता है, मजदूर को, जो कि फैक्ट्री में हमारा प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं। तो आपका सैलरी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट, और वेजेस क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्ट। ठीक है, तो सैलरी कहां चला जाएगा, पीएनएल के डीआर में। आइए भैया पीएनएल में आइए और यहां पे सैलरी को पुटअप कीजिए। कितना है भैया, 1920 रुपया। चलिए ये भी हो गया। उसके बाद वेजेस आपका डायरेक्ट है, तो कहां चला जाएगा भाई साहब, ऊपर चले जाएंगे। ऊपर बोले तो ट्रेडिंग के डीआर में 2080। चलिए अब देखिए लास्ट में आपको दिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये ट्रेडिंग कंपनी का ट्रायल बैलेंस है ना, तो उसमें ओपनिंग स्टॉक भी रहेगा और आपका क्लोजिंग स्टॉक भी रहेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कहां चला जाएगा, एक जाएगा आपका ट्रेडिंग के सीआर में, और दूसरा कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि बचा हुआ माल तो मेरा संपत्ति है ना भाई। तो संपत्ति तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। तो यहां पर आपको ले लेना है क्लोजिंग स्टॉक। बैलेंस शीट में आइए और 7880 यहां पर पुट अप कर दीजिए। अब देखिए ट्रायल बैलेंस में अब हमारा कोई भी आइटम छूटा नहीं है। अब सबसे हम लोग पहले आ जाते हैं ट्रेडिंग में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सर ने बताया होगा या आपने जहां पढ़ा होगा 10+2 में, जो कॉलम बड़ा होगा पहले हम लोग उसे जोड़ेंगे और उसके बाद जितना डिफरेंस होगा उसको मिलान कर देंगे, तो इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर सीआर साइड बड़ा है, डीआर साइड छोटा है,
तो इसका माने हमें प्रॉफिट होने वाला है, और डी आर सेट बड़ा है, सी आर सेट छोटा है, तो हमें लॉस होने वाला है। तो ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट निकलता है उससे हम लोग कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आपसे पूछेगा कि हमें जो टैक्स पे करना होता है गवर्नमेंट को, किस पे देना होता है, तो नेट प्रॉफिट पे। आपको ध्यान रखना, ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं, बल्कि जो पीएनएल से जो लास्ट में निकलेगा, विच इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट, हम गवर्नमेंट को उस पे हम लोग टैक्स पे करते हैं। अगर हम लोग टैक्स के स्लैब में आएंगे तभी। तो चलिए, जब यहां पर आप सम लगाओगे तो यहां पे देखिए 38,040 रुपया आ रहा, और यहां पर जब सम हम लोग लगाते हैं तो यहां पे कम आ रहा है, इसका माने हमें ग्रॉस प्रॉफिट है। अब यहां पे जो भी इसका डिफरेंस होगा आपको यहां पे से ले लेना है। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, छोटा सा गलती कि हमें इसे यहां बैठाना था और हमने इसे इनर कॉलम में बैठा दिया था। तो चलिए इसे हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब ठीक है, अब जाके हमारा 20,760 रुपया आ रहा है। तो यहां पर आप सिंपल वे में आप लिख सकते हैं। तो मैं यहां पे एक्सेल पे काम कर रहा हूं, तो मैं यहां पे फॉर्मूला का यूज करूं, इक्वल टू मारूंगा, ये ले लूंगा, ठीक है। इससे हमको घटाना तो माइनस, फिर यहां पर सम लिखेंगे। उसके बाद हम लोग इससे यहां पर से पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इससे हमको अपने एक्सपेंस को घटाना। तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ये देखिए, यानी कि 17,280 रुपया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। और जब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया तो इसका एंट्री कहीं ना कहीं होगा ना भाई, कहां होगा, पीएनएल के सीआर में, क्योंकि रूल क्या बोलता है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहां पर आपको आना है, इक्वल टू प्रेस कीजिए और इसे लिंक कर दीजिए। अगर आप एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो 17,280 रुपया यहां पर आ गया, और यहां पर लिख सकते हैं जीपी शॉर्ट में। चलिए, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नीचे, वहां पर मैंने फॉर्मूला पहले से पुटअप करके रखा है। तो आपको क्या करना था, इसका सम आपको लेना था, यहां पर भी आपको सम ही लेना है, लेकिन इसके ऊपर का जो फॉर्मूला है आपको इसी तरीके से लगाना था। ये जो टोटल आपका जो इनकम हुआ है ना, इनडायरेक्ट इनकम 18,880 रुपया, उससे आपको पूरे एक्सपेंस को घटा देना था। तो मैंने घटा दिया, तो यहां पर क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं बैलेंस शीट में। आपको पता है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट होता है तो उसे कैपिटल में ऐड किया जाता है, और अगर कंपनी को लॉस होगा तो उसे कैपिटल से लेस किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्या करना है, कैपिटल से ड्राइंग्स को आपने घटाया, और उसके बाद ये जो आपका नेट प्रॉफिट है हमने यहां पर इक्वल टू मार्क करके इसे लिंक कर रखा है 10,320 को, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा जो बैलेंस निकला था 17,800 रुपया नेट प्रॉफिट को हम लोग जोड़ देंगे, तो टोटल हमारा 28,120 निकल जाएगा। अब यहां पर देखिए, जब इसका दोनों हम जब जोड़ लगाते हैं तो हमारा बैलेंस शीट यहां पे इक्वल हो जाता है, 46,280 46,280। इसका माने कि हमारा फाइनल अकाउंट बिल्कुल सही सही बना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपने ये सीख लिया होगा कि हम ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और आपको कोई इंपॉर्टेंट फाइल या नोट्स वगैरह चाहिए, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां से सिंपल वे में उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।